आज यूथ का प्रोटेस्ट था जिसको नाम उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी दिया था। सोचिए अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने समझा, मैं ग्राउंड पर गया था और इस देश को समझना चाहिए। सबसे जो बड़ा खतरा है वो ये है कि राइट विंग के लोग अब किसी भी प्रदर्शन को बर्बाद कर सकते हैं। महिलाएं आती हैं, वहाँ उनकी कोशिश होती है कि उनके साथ धक्का मुक्की हो, मारपीट हो। ये काम चंद्रशेखर आज़ाद की रैली के दौरान भी हुआ था। आपने देखा था किस तरह से एक जनरल कैटेगरी की महिला ने पत्रकार के रूप में किस तरह से बवाल काटा था और किस तरह से अपमानजनक टिप्पणियाँ की थी। आज फिर वही देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, ये मैडम जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। ये लगातार हिंदू मुस्लिम करती हैं। ये आज फिर प्रोटेस्ट में थी। ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें उमर खालिद का नाम लिया गया। सोचिए, मतलब पहली बात तो उमर खालिद को कोई सज़ा नहीं हुई, अभी तक तो चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ है। उमर खालिद एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। उसके बावजूद इस पूरे आंदोलन को उमर खालिद से जोड़ा गया। तो क्या उमर खालिद इस देश का नागरिक नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, इस देश में आज मुसलमानों को जो प्रोपगेट किया जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, दुश्मन हैं, और ये सरेआम कैमरे पर बोला जा रहा है। अभी तक उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, वो कभी दोषी साबित नहीं हुआ है। अभी वो बिना ट्रायल के पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही इस बात पर कि किसी बिना ट्रायल किसी को कितने दिन तक आप जेल में रखेंगे। उस उमर खालिद को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। वहाँ जानबूझकर धार्मिक नारे लगाए गए। क्या अब इस देश के दलितों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? शायद अभिजीत दीपके को किसी ने ठीक कहा था कि तुम बाबा साहब का संविधान हाथ में ले लो, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। उन्होंने वही किया। आज बाबा साहब की तस्वीरें भी थी, सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें थी। लेकिन सबसे खतरनाक है, सोचिए, मुट्ठी भर लोग आते हैं। आप कल्पना कीजिए कि राइट विंग का कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो या बीजेपी का प्रोटेस्ट हो या किसी हिंदू संगठन, जो ये अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं, उनका प्रोटेस्ट हो, और वहां कोई दलित, पिछड़ा और मुसलमान जाके इस तरह के सवाल पूछे, क्या स्थिति होगी? मैंने भी बात किया, ये वीडियो सुनिए। रिलीज उमर खालिद, स्टैंड उमर खालिद, हम उमर खालिद के साथ हैं, हमें चाहिए आजादी। ये कैसा आंदोलन है भाई? ये सब लोग उमर खालिद को वहां गाली दे रहे थे। बताइए, उमर खालिद दोषी साबित नहीं है, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। एक और राइट विंग के लोग मुझे मिले, वो भी उमर खालिद की तस्वीर लिए हुए थे। सवाल है कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का जीने का हक नहीं है। और सवाल यही खत्म नहीं होता है। किसानों के आंदोलन को भी खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। दलित पिछड़ों के आंदोलन को नक्सलवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर उसके बावजूद इन सब लोगों का टॉलरेंस देखिए, संविधान मानने वाले लोगों का टॉलरेंस देखिए कि किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। ये तमाम लोग, वहां हजारों की भीड़ थी, युवा थे, हजारों की भीड़ थी, लोग आए, नारेबाजी की, अभिजीत दीपके से लेकर कॉकरोच वालों को गालियां तक दी। वो मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। उसके बावजूद किसी भी युवा ने उनके साथ न कोई मिसबिहेव किया, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक नया टूल किट है, एक नया तरीका है। अगर मैं ये सचेत कर रहा हूं, अगर कोई भी धरना प्रदर्शन अगर वो सरकार समर्थित नहीं है तो सावधान रहे। ऐसे लोग आएंगे मुट्ठी भर, और ऐसे सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, कुछ पत्रकार भी हैं जो जानबूझकर प्रोवोकिंग सवाल करते हैं। वो सोचिए, कॉकरोच का स्पेलिंग पूछ रहे हैं पत्रकार। अगर उनसे चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी पत्रकार हूं, लेकिन मुझे कोई गुमान नहीं है। कोई भी पत्रकार कोई एंट्रेंस टेस्ट देके नौकरी नहीं मिलती इस देश के टीवी अखबार में। इस देश के टीवी अखबार में जुगाड़ से नौकरी मिलती है, भले आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो कि नहीं। मैं खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का पढ़ा लिखा हूँ। एक पत्रकारिता का सबसे, जैसे IIT है, IIM है, पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान भारत सरकार का IIMC है। वहाँ से पास करने के बाद लोगों को नौकरियाँ आसानी से मिलती है। लेकिन अगर आप दलित पिछड़े हैं तो वहाँ से भी नहीं मिलेगी। तमाम बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वहाँ से वो पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो ये जो तमाम पत्रकार हैं, ये जो स्पेलिंग पूछते हैं, उनको जानबूझ के पता होता है जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जो गरीब है। सोचिए, ये महिला देखिए, इनकी तस्वीर देखिए, मेरी बातचीत में कई बार आई। ये महिला पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सोचिए वो तमाम वाजिब सवाल कर रही हैं
कि ईवीएम से वोटिंग होती है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ग्राउंड पर गया था, चूँकि अब धरना प्रदर्शन नहीं होता है, बैरिकेडिंग होती है। दूसरा जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, टीवी अखबार के लिए अब बहुत बुरा वक्त है। टीवी अखबार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और उसके चक्कर में कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, मेरी भी पिटाई हो सकती है। मैं पहले सोचता था कि मैं राइट विंग के धरना प्रदर्शन में जाऊंगा, उनसे कुछ सवाल पूछ दूंगा तो मेरी पिटाई होगी। मान लो मैं राइट विंग के प्रदर्शन में जाता हूँ, बीजेपी की रैली में जाता हूँ, तो मैं यही क्रॉस करूंगा ना कि मोदी जी ने क्या विकास किया, 5 काम बता दीजिए। मैं कहूँगा कि भाई मोदी जी की तो आलोचना हो रही है, मोदी जी के समय तो जीडीपी गिर रहा है, मोदी जी के समय तो 15 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया, मोदी जी की सरकार में तो पुल गिर रहे हैं। ये सब सवाल मैं पूछ दूं तो क्या होगा, मेरी पिटाई होगी। लेकिन सोचिए, इस तरह के आंदोलन में मैं जाता हूं, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि देखिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उन्होंने अयोध्या मंदिर बना दिया, विश्व गुरु हैं, हम विश्व भर का भ्रमण करते हैं, विश्व में दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन सोचिए, लोग गुस्सा तो होते हैं लेकिन जवाब देते हैं, वो मारपीट नहीं करते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि वो जो टीवी अखबार वाले हैं उनकी ज़बरदस्त हूटिंग करते हैं। तो मैं तो सलाह दे रहा हूं कि जो टीवी अखबार वाले लोग हैं वो कम से कम बचे। लेकिन उनके लिए राइट विंग के प्रदर्शन में बहुत आराम है, क्योंकि वहां वो मनमाफिक सवाल पूछते हैं, यहाँ पर लोग गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद चाहे दलितों का प्रोटेस्ट हो, पिछड़ों का प्रोटेस्ट हो, चाहे अभी कॉकरोच का प्रोटेस्ट था, किसी भी मुद्दे पर दलित समाज के लोग SC ST पर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको गोली मार दी गई। पिछड़े समाज के लोग UGC को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, बिहार में गिरफ्तारी हो गई, मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रोटेस्टर्स हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग अभी भी इतने संयम रखते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन किसी कीमत पर भी हमला करने के फिराक में नहीं रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मैं कह रहा हूँ कि टीवी अखबार की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से खत्म हुई है। इस प्रोटेस्ट से मुझे लगा कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स के OB वैन खड़े थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बावजूद उनके पत्रकार जो थे वो लोगों से राय नहीं ले रहे थे। वो प्री डिटरमाइन है कि इनको डिरेल करना है, ये प्रोटेस्टर्स हैं। मतलब अब सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल अब विपक्ष से पूछा जा रहा है, और ये टीवी अखबार अभी करेगा, कर रहा है। लेकिन सोचिए, तीसरी जो सबसे अजीब चीज़ मुझे लगी, मैं थोड़ा चौकन्ना भी हुआ। पहला जो मुझे शख्स मिले वो जनरल कैटेगरी के मिले। तो इस प्रोटेस्ट में लगभग जनरल कैटेगरी के युवा थे, यूथ थे ज़्यादातर। ये एक चौंकाने वाला सवाल है। मैंने कई लोगों को, मैं जानबूझकर पूछता भी हूँ कि आपकी कैटेगरी क्या है या नाम क्या है, अवस्थी जी, झा जी, शर्मा जी मिल जाते हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मुझे लगता है कि अगर इस देश का GC, जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, वो अगर किसी आंदोलन को लीड करते हैं, उनकी भागीदारी है, क्योंकि उनके पास शिक्षा की बड़ी पूंजी है, उनके पास शिक्षा की पूंजी है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास टीवी है, अखबार है। अगर वो बोलना शुरू करते हैं तो वो छोटा आंदोलन भी बड़ा आंदोलन हो जाता है। जैसे अन्ना वाला आंदोलन जो है वो छोटा आंदोलन था, 500 लोगों का था, लेकिन वो बड़ा दिखा क्योंकि उसे जनरल कैटेगरी के लोग जुड़े हुए थे। इस देश में अभी भी टीवी अखबार, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशरी में SC ST OBC की भागीदारी बहुत कम है। अल्पसंख्यक समाज को तो लोग देशद्रोही पोर्ट्रेट कर देते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के लोग उतरते हैं तो वो आंदोलन सफल होता है। और इस बार दिखा कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में वहाँ थे। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह भी है जो शायद आपको अजीब लगेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान से वो नाराज़ है, और वो नाराज़गी सिर्फ पेपर लीक से नहीं है, वो UGC को लेकर भी है। तो जनरल कैटेगरी के लोग को नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछना है। मैंने कई बार उनको उकेरा भी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनके बॉस कौन है? तो नरेंद्र मोदी तक उनका नाम नहीं आता है, RSS तक उनका नाम नहीं आता है, BJP तक उनका नाम नहीं आता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से वो इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो OBC समाज से हैं। और UGC वाले में उनको बहुत घेरा गया था। UGC में तो खैर प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गालियां दी गई, MP के मुख्यमंत्री को भी गाली दी गई। चौथा जो मैंने वॉच किया वो था बाबा साहेब की ताकत। अभिजीत दीपके ने जैसे ही जय भीम बोला, बाबा साहेब की बात कही, बहुजन समाज के युवा जो हैं वो आए वहाँ पर और मजबूती से वो उनके साथ टिके रहें। तो ये बात तो साफ है कि जब भी आप मुश्किल में हो, जब भी आप तकलीफ़ में हो, जब आपके लिए सत्ता से आपको सवाल पूछना हो, तो
तो बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की तस्वीर, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की तस्वीर जो है, उसका अभी भी कोई काट नहीं है और उनका सम्मान है और उनके खिलाफ बोल पाना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि सोचिए बाबा साहब की तस्वीर हो आपके हाथ में तो फिर डंडा चलाने में लोगों को मुश्किल होता है। तो मैं तो बहुजन समाज के लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी प्रोटेस्ट में जाए तो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब, जगदेव बाबू, बीपी मंडल, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब की तस्वीरें ज़रूर रखें, वो आपको सेफ्टी का भी काम करेगा। तो इस आंदोलन की सफलता अभिजीत दीपके ने जिस तरह से एयरपोर्ट से निकले तो उनके हाथ में संविधान था, पुलिस के ऑफिस से निकले परमिशन लेकर तो बाबा साहब के हाथ में संविधान था, बाद में जो उन्होंने कहा मर्मस्पर्शी भाषण दिया कि इतना तो मेरी माँ भी नहीं रोई थी जब मैं लंदन जा रहा था, जब मैं लंदन से आ रहा था इस प्रोटेस्ट में तो मेरी माँ बहुत रोई, उनको डर है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी माँ का डर नहीं है, ये इस देश के हर उस माँ का डर है जो सरकार से सवाल पूछता है। मुझे लगता है इस बात से तो कम से कम पूरा देश सहमत होगा जो अभिजीत दीपके ने कहा है। मैंने कल भी कहा था, सोनम वांगचुक का है, आप सब उनको जानते हैं। इस देश में लगभग ये बात तय है कि शोषित वंचित समाज के लोग सरकार से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। राजीव गांधी से भी मान्यवर कांसीराम साहब ने लड़ा था और अब फिर बीजेपी से अभिजीत दीपके लड़ने के लिए खड़े हैं। शोषित वंचित समाज के लोग जो हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, आवाज़ उठाने से ही उनको जो भी मिला है, लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से। तो आज का जो यूथ का ये प्रोटेस्ट था, इसमें डिसिप्लिन था, समझदारी थी, सामंजस्य था। उनको पता है कि जिस सरकार के खिलाफ वो यहाँ एक जमा हुए हैं वो कुछ भी कोशिश कर सकती है, उनके समर्थक आ सकते हैं, वहाँ कोई इस तरह के हालात पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही से जो परिस्थितियाँ जो है आपको सिखा देती है। इस देश के लोग सीख गए हैं कि सत्ता से कैसे सवाल करना है। अब शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सवाल है और सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीयता खत्म हुई है वो जुडिशियरी से भी ज़्यादा पत्रकारिता की। जुडिशियरी का लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता को लेकर, टीवी अखबार को लेकर कोई सम्मान नहीं लोगों को। जज साहब के कॉकरोच कहने से उतना लोग नाराज़ नहीं थे जितना लोग टीवी अखबार से नाराज़ है। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।